इन साथियों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ और भी चीजें जान लेते हैं जिससे चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में किन दो गुटों के बीच दो गुट थे जिनके मध्य ये विश्व युद्ध हुआ था द्वितीय। तो ये कौन कौन से थे? एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। और इसमें थे जर्मनी, जापान, इटली। तो आप लोग देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर साथ में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन बाद में 1945 में जब शीत युद्ध का दौर आया, अब यहाँ पर हम चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहले यहाँ तक तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम देखेंगे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक के समय को माना जाता है। इसमें दो गुटों के मध्य ये शीत युद्ध का दौर हुआ था। एक था यूएसए और यूएसएसआर। तो आप लोगों ने देखा अभी द्वितीय विश्व युद्ध में इन दो महाशक्तियों ने मिलकर युद्ध किया था, लेकिन बाद में इन दोनों के मध्य शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक बना रहा। तो अब हम लोग समझेंगे शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां तनाव और संघर्ष तो होता है परंतु युद्ध नहीं होता, यानी संघर्ष जैसा माहौल रहता है लेकिन कोई कोई युद्ध नहीं होता। तो हम कुछ पॉइंट्स में ही ऐसे पढ़ लेते हैं, आप लोग लॉन्ग करके बना सकते हैं। अब आगे है, युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है लेकिन वास्तविक रूप में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। यानी कि युद्ध की संभावना रहती है लेकिन कोई भी खून खराबा यानी कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। और सन 1945 से 1945 से लेकर 1991, यहाँ पर 91 रहेगा, 91 तक के समय को शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग 1-2 नंबर पे आता है, आप लोग लिख सकते हैं कि सन 1945 से सन 1991 तक के समय को शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है, इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो तनाव जैसी स्थिति रही है इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो इसे भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में बता सकते हैं अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि शीत युद्ध की संज्ञा किसे दी गई है। तो आप इस काल में जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, इस काल यानी 1945 से 1991 तक के बीच का समय में जो तनाव जैसी स्थिति रही है इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या है। तो सोवियत प्रणाली को मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ाएगा। तो पहला पॉइंट है, रूस में हुई 1917 की साम्यवादी क्रांति। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व। ये दो गुटों के मध्य होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूएसए और यूएसएसआर। इसको और अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे यूएसए यानी पश्चिमी खेमा, यूएसएसआर पूर्वी खेमा। तो इसके और कई सारे नाम हैं, तो हम देख लेते हैं जो पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे पश्चिमी खेमा यानी यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका, इसको यूएसए तो कहते ही हैं। इसको पहली दुनिया, पश्चिमी गठबंधन और वेस्ट ब्लॉक पूंजीवादी गुट। पूंजीवादी गुट यानी जहां पर सरकार का नियंत्रण सीमित मात्रा में हो और यहाँ पर प्राइवेट हो यानी निजी संपत्ति हो ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर पूर्वी खेमा यानी यूएसएसआर, यूएसएसआर और इसको दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गठबंधन, ईस्ट ब्लॉक, साम्यवादी गुट, जहाँ पर सरकार का
अधिक से अधिक मात्रा में नियंत्रण हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों को पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कैसा माहौल था। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ पॉइंट में बता रही हूँ, तो आप लोग इसको लॉन्ग आंसर करके लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये 5 से 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच कैसा माहौल था, तो युद्ध जैसी स्थिति थी। मैंने पहले ही बताया कि शीत युद्ध का दौर मतलब कैसा था, रक्त रंजित युद्ध नहीं था, सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति थी। और शक्ति बढ़ाने का प्रयास, यानी दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति को बढ़ाने को लेकर प्रयास थे। मतलब कि हथियारों की होड़ थी कि हम हथियार ज्यादा बढ़ा लें, बस ऐसे ही। अब आगे है संघर्ष जैसी स्थिति और है तनाव जैसी स्थिति, भय का माहौल। हमेशा भय यानी डर का माहौल रहता था कि कहीं कोई महाशक्ति हम पर आक्रमण न कर दे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने ये लिखे हैं। सन 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। यानी जब एक महाशक्ति का विघटन हो गया तो अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति यानी यूएसए अमेरिका बचा और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके। अब हम आगे पढ़ेंगे बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार क्या थी, तो सन 1991 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था, मतलब ये बनी थी। और ये कहाँ पर बनी थी, बर्लिन में। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी। तो यहाँ पर जैसे यूएसए है और यूएसएसआर, तो इसी के मध्य ये दीवार बनाई गई थी। मतलब जर्मनी की राजधानी है, यहीं पर बनाई गई थी। ये जैसे यूएसए और यूएसएसआर है, तो इन दो गुटों के मध्य ये बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और ये कितने वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक खड़ी रही। और ये 150 किलोमीटर लंबी थी, 150 यानी 150 किलोमीटर लंबी यानी ऊंची। और ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूंजीवादी यानी यूएसए और साम्यवादी यानी यूएसएसआर। पूंजीवादी मैंने अभी बताया कि जिसपे सरकार का नियंत्रण कम से कम हो, और साम्यवादी यानी जिसपे सरकार का नियंत्रण अधिक से अधिक हो, निजी संपत्ति पर। विभाजन का प्रतीक थी। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसे नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब गिराई गई। तो इसे 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या है। तो सोवियत प्रणाली को मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे पहला है, रूस में हुई 1917 की साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी हो या समाजवादी, दोनों एक ही है। साम्यवादी क्रांति के बाद समाजवादी वही मैंने बोला अभी, समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरा है, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। यानी जो यहाँ पर सरकार का नियंत्रण था ज्यादा से ज्यादा, उस व्यवस्था का विरोध किया गया। और आगे है, समाजवाद और समता मूलक जरूरतों से प्रेरित थी। यानी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि ये समाजवाद के तरफ इसका झुकाव था। और ये समता मूलक यानी जिसको जितनी जरूरत हो उसी मात्रा में उसको उपलब्ध कराया जाए, जरूरतों से प्रेरित थी। और है एक, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। वह मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने। निजी संपत्ति किसमें होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में, और ये समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित थी। तो इसीलिए ये समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे
दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो USSR, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। तो है दूसरा पॉइंट, इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। तो ये पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किन देशों को दूसरी संज्ञा दी गई। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई, यानी जो पूर्वी यूरोप के देश थे इन्हीं को दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी दूसरी दुनिया तक। तो अब हम लोग अगली वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है, उसकी कमियां क्या है और अदर चीजें। तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।